अक्टूबर 2017 सिगार के आकार की एक अजीब सी चीज हमारे ग्रह के पास से गुजरी, लेकिन पृथ्वी पर मौजूद हर टेलीस्कोप इसे देखने से चूक गया। ये एक रहस्यमय चीज बनकर रह जाती अगर यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के एस्ट्रोनॉमर्स इसे धरती के पास से गुजरने के 5 दिन बाद स्पॉट ना करते तो। इस अनजानी चीज का नाम था ओमुआमुआ। सोलर सिस्टम तक आने वाली पहली इंटरस्टेलर चीज, या शायद हम ऐसा सोचते हैं। खैर, ओमुआमुआ को ढूंढने के बाद एस्ट्रोनॉमर्स के पास सिर्फ 11 दिन थे इसका निरीक्षण करने के लिए, क्योंकि इसकी रफ्तार जो तेज थी। जी हाँ, इसकी स्पीड अविश्वसनीय थी और इसका ऑर्बिट भी हैरान कर देने वाला था। हैरान करने वाली बात तो ये भी थी कि इसकी रफ्तार को और तेज करने के लिए जैसे मानो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के अलावा कोई अनदेखी चीज इसे धक्का दे रही हो। दो चीज वैज्ञानिकों पर मुख्य रूप से असर डालती है। पहली, सूर्य से दूर इसका रहस्यमय एक्सेलरेशन। इसके बारे में कई सोच के बाद भी ये समझना मुश्किल था कि ये किस चीज से बना होगा। दूसरा, इसका अजीब आकार। अनुमान के मुताबिक ये जितना चौड़ा था उससे 10 गुना ज्यादा लंबा था। अगर आप हमारे चैनल को लगातार देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमारे लिए इसे एस्टेरॉइड और फिर धूमकेतु के रूप में क्लासिफाई करना कितना मुश्किल रहा। लेकिन आज हम इसके गुणों के बारे में नहीं, बल्कि बात करेंगे इस वक्त ये कहाँ है इसकी, और जानेंगे कि कहीं ये हमारे सोलर सिस्टम से एक भगोड़े की तरह भाग तो नहीं रहा। इसके अलावा ये भी कि एस्ट्रोनॉमर्स कैसे इसके पीछे जाकर इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई ये ऐसी पहली आकाशीय चीज है जो हमारे सौर मंडल में घुस आई है? क्या इनमें से कई ऐसे हैं जो सोलर सिस्टम में छिपकर बैठे हैं, जिनमें से एक पृथ्वी पर प्लेन के रूप में छिपा हुआ है? ये सब और बहुत कुछ जानेंगे हम आज के हमारे वीडियो में। अपनी खोज से ही ओमुआमुआ पहेली का स्रोत रहा, जिसने साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स और आम इंसानों को अपनी ओर मोहित किया। एक ऐसी मायावी चीज जो संदिग्ध एलियन प्रोब, दूसरी गैलेक्सी से शोषित, या सिर्फ एक चट्टान के रूप में कई थ्योरीज और स्पेकुलेशंस को ट्रिगर करते हुए सुर्खियां बटोरी है। 2017 में इसके खुलासे के बाद से हमने इस इंटरस्टेलर चीज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जाना, लेकिन एक बात तो तय है, ये तेजी से सफर कर रहा है। असल में ओमुआमुआ जब पृथ्वी के करीब था तब नासा के मुताबिक ये 1,96,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से आंतरिक सौर मंडल से टकरा रहा था। इसके बावजूद करीब 5 साल बाद ओमुआमुआ अब बाहरी सोलर सिस्टम को छोड़ रहा है। फिलहाल ये हर 24 घंटे में 28,32,000 मील से ज्यादा की दूरी तय करते हुए प्लूटो से ठीक सामने से होकर निकल रहा है। अगले 2 साल तक ये इंटरस्टेलर स्पेस में पूरी तरह से बाहर नहीं होगा। 2017 में सूर्य के चारों ओर ओमुआमुआ के क्विक स्लिंगशॉट ने इसका ऑब्जर्वेशन और इसका वर्गीकरण करना मुश्किल बना दिया। अभी भी ओमुआमुआ को आधिकारिक तौर पर क्लासिफाई करना बाकी है। वो इसलिए क्योंकि हमें अभी भी इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। पहले हमें लगा कि ये एस्टेरॉइड है, दूर के सोलर सिस्टम से आया चट्टान का एक हिस्सा। अब वैज्ञानिक और शोधकर्ता निःशब्द है। बहुत कम डेटा के आधार पर सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है कि ब्रह्मांडीय मेहमान असल में क्या था। अतीत से एक धमाके का वक्त। अप्रैल 2016 में नासा का न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट काइपर बेल्ट पहुंचा। अपने पहले टारगेट प्लूटो को कैप्चर करने के बाद प्रोब ने अपनी नजर अजीब रास्ते पर मौजूद एक अजीब चीज की ओर घुमाई। हम बात कर रहे हैं 15810 R1 की, जिसे ये नाम मौत, युद्ध और दूसरी दुनिया के सेलेक्टिक देवता के नाम पर मिला। इसमें खास बात क्या है, यही आप पूछोगे, है ना? तो सुनिए, काइपर बेल्ट की ज्यादातर चीजें चट्टान और बर्फ से बनी है, लेकिन R1 बेल्ट में मौजूद बाकी चीजों की तरह नहीं है। इसी बात ने वैज्ञानिकों के मन में सवाल पैदा किया कि क्या ये किसी अलग चीज से बना है जो ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इतनी तेजी से ये घूम रहा है कि इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसे अलग कर देना चाहिए था। आखिर कोई चीज इतनी तेज कैसे घूम रही है और स्थिर भी है? वैज्ञानिकों का मानना है कि तेज घुमाव आर्टिफिशियल ग्रेविटी तैयार करता है और ये ग्रेविटी लंबे इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए काफी अहम चीज हो जाती है। सैकड़ों प्रकाश वर्ष का सफर करते हुए आपके पास तैरते हुए अंतरिक्ष यान के चारों ओर अंतरिक्ष यात्री नहीं हो सकते।
इसने न्यू होराइजन प्रोब को इस चीज को और करीब से देखने दिया और चीजें यही से अजीब हुई। जैसे ही प्रोब इसके करीब जाना चाहा, अचानक इसके सारे सेंसर डेड हो गए, ट्रांसमिशन बंद हो गए। लगा जैसे कोई हमारी मौजूदगी पर नजर रखे हुए है, कोई या कुछ ऐसा जो नहीं जानता कि हम उनके बारे में जाने। लेकिन कांटेक्ट टूटने से ठीक पहले नासा ने देखा R1 एक बड़े स्पेसशिप की तरह घूम रहा था। इसे आप तकनीकी गड़बड़ी भी कह सकते हैं, लेकिन यही चीजें पागल कर देने वाली हो जाती है। जब न्यू होराइजन R1 से दूर गया, ये अचानक फिर से शुरू हुआ, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अब आप ही सोचिए कि ये क्या था। अगर ये इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन है तो ये बात समझ आती है कि ये हमसे छुपकर पृथ्वी से दूर काइपर बेल्ट की अंधेरे और ठंडे स्थान पर रहा हो, और जब भी बारीकी से निरीक्षण करने की नौबत आई, ये छलाव कर स्पेसक्राफ्ट में चले जाते ताकि हमें कोई अंतरिक्ष चट्टान की तरह ये लग जाए। वाकई 15810 R1 एक अजीब चीज है, लेकिन हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? ओमुआमुआ से इसका क्या लेना देना? आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर आवी लॉब के बारे में तो सुना ही होगा। उन्होंने समझाया है कि न सिर्फ हमारी गैलेक्सी में एलियन है, बल्कि हकीकत में हमारे सौर मंडल में 4 क्विंटल एलियन क्राफ्ट है जो तेजी से घूम रहे हैं। सच कहें तो लॉब ने यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि ओमुआमुआ एक एलियन स्पेसक्राफ्ट था, लेकिन उन्होंने इस संभावना से इनकार भी नहीं किया। उस लिहाज से देखें तो वे बाकी वैज्ञानिकों से पूछ रहे हैं कि वो इस पर कभी कुछ करेंगे या नहीं। हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे कई ओमुआमुआ होंगे जिस पर कभी किसी का ध्यान नहीं गया। लोब और साथ ही हार्वर्ड एस्ट्रोनॉमर कार्सन एजिल ने बताया कि हम पहले से ही इतने इंटरस्टेलर विजिटर्स देख चुके हैं। द डेली बिस्ट द्वारा कोटेड एस्ट्रोनॉमर्स ने अध्ययन में लिखा कि हालिया रेट्स जिसमें इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स और उनकी ज्ञात काबिलियत का पता चला, उनका इस्तेमाल कर सौर पड़ोस में उसी तरह की चीजों के घनत्व का अंदाजा लगा सकते हैं। ओमुआमुआ के बाद एस्ट्रोनॉमर्स ने 3 और इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स का पता लगाया, जिसके बाद पिछले 8 सालों में ये कुल 4 हो गए। उस रेट पर लोब और एजेलर ने कैलकुलेट किया कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की पहुंच से बाहर की जगह समेत पूरे सौर मंडल में चौंका देने वाले 40 डेसिलियन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अगर सूर्य के पास रहने योग्य क्षेत्र के दायरे को सीमित करें तो उस संख्या को और ज्यादा कम करते हुए 4 क्विंटल के आंकड़े तक लाया जा सकता है, जो यकीनन रोमांचक है। अगर उनमें से कुछ एलियंस हैं तो उनका पता आसानी से लगाया जा सकता है। लोब की थ्योरीज हमें भले कोई ठोस सबूत ना दे, लेकिन वे कुछ आकर्षक पॉइंट को उठाने में फेल नहीं हुए। यहाँ तक कि अगर 4 क्विंटल इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स में से ज्यादातर स्पेस रॉक के बिट्स बन जाते हैं, जैसा लोएब मानते हैं, तब भी उनमें से कुछ एलियन स्पेसक्राफ्ट होने की बात को खारिज नहीं करते। लेकिन वे कहाँ हैं? उनमें से एक पानी में छिपा हो सकता है। साल 2014 है। हमारे सौर मंडल से परे एक मेहमान पृथ्वी के पास है, जिसकी हमें कोई भनक नहीं। हमारे ग्रह पर जीवन हमेशा की तरह चल रहा है। तभी उल्का हमारे वायुमंडल में घुस आता है। आसमान में आग के गोले जलने लगते हैं और पापुआ न्यू गिनी के समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। वो चीज ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन इसका महत्व बड़े पैमाने पर रहा, यानी इंटरस्टेलर मटेरियल को पृथ्वी तक पहुंचाया गया। जी हाँ, जो शायद अब पानी की गहराई में बेजान पड़ी हो। अब पृथ्वी प्रतिदिन 50 मीट्रिक टन तक उल्कापिंड हासिल करते हैं और उनमें से ज्यादातर वायुमंडल में जल जाते हैं। जो नहीं जलते वे कंकड़ से बड़े नहीं होते और इसीलिए इनसे जीवन को कोई खतरा नहीं है। तो फिर 2014 में मिले इस चीज में ऐसा क्या खास है? वो है इस उल्का की बहुत तेज गति और असामान्य दिशा, जहां ये हमारे ग्रह से टकराया। लेकिन अगर कोई इसे ट्रैक नहीं कर रहा था तो हमें कैसे पता चला कि ये तेज गति से हमारी ओर आ रहा है? विदेशी मिसाइल लॉन्च का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए एक वर्गीकृत अमेरिकी सरकार के सैटेलाइट पर लगे सेंसर आग के गोले के एकमात्र गवाह थे। वैज्ञानिकों ने जब इसके ट्रेजेक्टरी और स्पीड को कैलकुलेट किया तो उन्होंने महसूस किया कि इंटरस्टेलर स्पेस से आया है। क्या ये आपको कुछ और याद दिलाता है?
अगर आपके जहन में ओमुआमुआ का नाम आता है तो आप अकेले नहीं हो। यहाँ मजेदार ये रहा कि एस्टेरॉयड के बारे में जानकारी तुरंत से सरकार द्वारा सार्वजनिक नहीं की गई। आवी लोब और अमीर सिराज को इसके लिए 3 साल लगे सरकार द्वारा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के मूल को एक्सेप्ट कराने और इसे सार्वजनिक करने में। ये कहानी शुरू होती है अप्रैल 2019 में, जब लोब 8 महीने से ओमुआमुआ के डेटा की स्टडी कर रहे थे, जिसे सोलर सिस्टम का पहला इंटरस्टेलर विजिटर माना जा रहा था। अब यहाँ एक ऐसी जानकारी है जहाँ आप रुकना चाहोगे। हमारे सोलर सिस्टम से ओमुआमुआ 87.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की तेज रफ्तार से यात्रा कर रहा है। सूर्य से पृथ्वी की ओर पर कोई भी चीज 42 किलोमीटर प्रति सेकंड की तेजी से चलती है। ये हमारे तारे के रिलेटिव असीमित हाइड्रोपोलिक ऑर्बिट में है। इसका मतलब है कि ये सूर्य के ग्रेविटी द्वारा कैप्चर किए जाने के लिए बहुत तेज है। कोई भी चीज इस लोकल सेलेस्टियल स्पीड लिमिट से तेज चलती है, जिसे कोई रुकावट ना मिले तो उसे इंटरस्टेलर स्पेस में रिटर्न जाना चाहिए। ओमुआमुआ की स्टडी के बाद लोग को ये पता था कि नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज कैटलॉग में और भी दूसरे इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट होने चाहिए, जिसके बाद उन्होंने अपने स्टूडेंट अमीर सिराज से कांटेक्ट किया। कुछ ही दिनों में सिराज ने 2014 के मिट्योर को एक पोटेंशियल इंटरस्टेलर मिट्योर कैंडिडेट के रूप में पहचाना, क्योंकि पृथ्वी में प्रवेश करने से पहले वस्तु की गति 60 किलोमीटर प्रति सेकंड के करीब थी। यहाँ सब बदलने वाला था। अगर सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज डेटा सही है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी से खुले तौर पर वेरीफाइड डेटा से बना है, तो ओमुआमुआ को उल्का हमारे सौर मंडल का दौरा करने वाली पहली इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट बनने से रोक देती। उन्होंने पीर रिव्यूड के लिए इस पर एक पेपर सबमिट किया, लेकिन इसे खारिज किया गया और साइंटिफिक कम्युनिटी ने औपचारिक रूप से इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के रूप में नामित करने से इनकार कर दिया। वो इसलिए क्योंकि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सैटेलाइट द्वारा जमा किए गए डेटा का इस्तेमाल पृथ्वी पर उल्कापिंड के असर को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता था, और ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट के सटीक वैल्यूज को जाहिर करना एक बड़ा रहस्य बन गया, क्योंकि अमेरिकी सेना ने सैटेलाइट की काबिलियत को दुनिया के सामने लाने से इनकार कर दिया था। लोब और सिराज दूसरे प्रोजेक्ट पर चले गए, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ भी हो, ये तो अभी शुरुआत है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और नासा के बीच पार्टनरशिप के लिए शुक्रिया। 3 साल बाद 2022 में घटना के बारे में बताने वाले डेटा को आखिरकार 1988 और वर्तमान दिन के बीच अमेरिकी सरकार ने सेंसर द्वारा 900 से ज्यादा फायरबॉल के डेटा के रिकॉर्ड के साथ एक पब्लिक डेटाबेस पर शेयर किया। 2014 का उल्का अब ऑफिशियली हमारे सौर मंडल के बाहर से उत्पन्न होने वाली पहली जानी मानी चीज है, और इसके टुकड़े पानी की गहराई में डूबे हुए हैं। मन को लुभा गया? प्रोफेसर लोब ने भी यही सोचा, बल्कि उनका कहना है कि चीज एलियन टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा हो सकती है, और इसीलिए वो प्रशांत महासागर के तल से चीज को वापस हासिल करने के लिए मुहिम की प्लानिंग बना रहे हैं। लोब ने कहा कि डिपार्टमेंट को डिफेंस द्वारा जारी रिपोर्ट में इस चीज के विस्फोट का हल्का वक्र दिखाया गया, जिससे पता चला कि मटेरियल की ताकत लोहे से ज्यादा सख्त थी। वही ये बाकी सभी अंतरिक्ष चट्टानों के मुकाबले कठोर थी, जिसमें से 272 को पहचानने में अमेरिकी सरकार को करीब 1 दशक का वक्त लगा। यानी इसमें कुछ असामान्य रहा होगा। यकीनन उन चट्टानों की तरह नहीं जो हमें सौरमंडल में मिलते हैं, बल्कि ये उससे कहीं ज्यादा सख्त थे। जबकि लोग का मानना है कि या तो एलियन मौजूद है या अस्तित्व में है। ब्रह्मांड में कहीं उन्हें नहीं लगता कि बायोलॉजिकल प्राणियों के साथ वास्तविक कांटेक्ट उनका हुआ होगा, बल्कि वो यूएफओ के साथ ओमुआमुआ जैसी चीज का ये तर्क देते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित ये सबसे संभावित एलियन प्रोब्स है, संभावित रूप से लंबे समय से मृत सभ्यताओं के अवशेष भी। उन्होंने कहा, नजदीक के तारे तक पहुंचने में 1 लाख साल लगते हैं और मिल्की वे गैलेक्सी के किनारे तक पहुंचने में कई करोड़ साल। इसीलिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ सिस्टम भेजने के लिए और ज्यादा समझ में आता है, जो अंतरिक्ष की खतरनाक स्थितियों के लिए इतने सेंसिटिव नहीं है। मैं इनको AI एस्ट्रोनॉट्स बुलाता हूँ, और बेहद उम्मीद है कि हम ऐसे गैजेट देखेंगे जो बहुत इंटेलिजेंट है। हमारे पास जो कुछ है उससे वे बहुत आगे हो सकते हैं। हमें ये पता लगाने में कुछ वक्त लग सकता है कि वे असल में यहाँ क्या कर रहे हैं और वे क्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन साथ ही हम उन्हें चट्टानों से अलग कर सकते हैं, पृथ्वी पर गिरने वाला उल्का जैसी प्राकृतिक चीजों की तरह।
हम उन्हें मानव द्वारा बनाई गई चीजों से अलग कर सकते हैं। इस साल की शुरुआत में अपने निबंध में लोब ने कहा कि स्कूपिंग मैग्नेट का इस्तेमाल कर प्रशांत महासागर के 6 वर्ग मील क्षेत्र का पता लगाने के लिए जहां चीज को उतारा गया होगा उसे दोबारा खोज अभियान कर पाया जा सकता है। लोब ने कहा कि उन्हें हाल ही में एक ईमेल मिला जिसमें किसी ने उनसे भीख मांगी कि अगर आपको ऐसा गैजेट मिल जाए तो कृपया बटन न दबाएं। शायद उन्हें चिंता थी कि ये पूरी मानवता पर असर करेगा। मैंने उनसे कहा, परेशान ना हो, मैं कोई बटन प्रेस नहीं करूंगा। ये पता लगाना एक उल्लेखनीय खोज होगी कि क्या हम खुलासा करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए आधुनिकता का प्रतिनिधित्व करेगा, भले ही ये भेजने वालों के लिए प्राचीन इतिहास का प्रतिनिधित्व करता हो। लोग को धन्यवाद कहना चाहेंगे, क्योंकि किसी तकनीक को दूसरी दुनिया से वापस लाना मानवता की सबसे बड़ी खोज होगी और ये ब्रह्मांड के ऐसे रहस्य खोलेगा जो पहले कभी सामने नहीं आए। लेकिन जो अंतरिक्ष में भाग रहा है उसे ट्रैक करने के बारे में क्या? चूंकि ये मौजूदा टेलीस्कोप की पहुंच से बाहर है, ऐसे में इसे खोजने का एक तरीका है कि हम इसके पीछे जाएं। एक नया शोध प्रोजेक्ट लायरा नामक एक मिशन की रूपरेखा तैयार करता है ताकि ये देखने के लिए जांच भेजी जा सके कि क्या ओमुआमुआ उतना ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जितना दिखता है। ओमुआमुआ की प्रकृति को बताने वाले सिद्धांतों में एक आंशिक धूल एग्रीगेट्स, एक हाइड्रोजन आइसबर्ग, एक नाइट्रोजन आइसबर्ग, एक एलियन सोलर सेल और ज्वारीय रूप से बाधित ग्रह के टुकड़े शामिल हैं। सब में एक बात समान है कि वे असाधारण हैं। पेपर एक मिशन की सिफारिश करता है जिसका लॉन्च फरवरी 2028 में है, जो पृथ्वी से 2 बार और शुक्र और बृहस्पति से 1 बार गुरुत्वाकर्षण मदद हासिल करने में अपने 4 साल खर्च कर आखिर में 2050 और 2054 में ओमुआमुआ तक पहुंचता है। ओमुआमुआ के लिए ये पहली बार योजना बनाने की कोशिश नहीं हो रही। ज्यादातर कोशिशों में सूर्य के चारों ओर एक अविरत पैंतरेबाजी का उपयोग किया गया है। ये हथकंडा एक स्पेसक्राफ्ट को ग्रेविटेशनल कुएं में गिरते हुए दिखाता है, जो एक्सेलरेशन जोड़ने के लिए अपने इंजन को इस्तेमाल करता है। इसका नुकसान यह है कि जहाज को सूर्य से बचाने के लिए एक बड़े ढाल की जरूरत पड़ेगी। वही प्रोजेक्ट लायरा जुपिटर के चारों ओर इस पैंतरेबाजी को करता है। ये मिशन मौजूदा इंटरप्लैनेटरी मिशन की तरह होगा। इसमें परेशानी सिर्फ ये है कि ये लॉन्च की अपॉर्चुनिटीज को सीमित करता है। दूसरा ऑप्शन निश्चित रूप से ओमुआमुआ की तरह किसी दूसरी चीज के आने का इंतजार करना। आखिरकार हर साल हमारे सौर मंडल में ऐसे 7 जो गुजर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ज्यादातर धूमकेतु दूसरे स्टार सिस्टम से आते हो। साइंटिस्ट के अनुसार इंतजार करने में समझदारी नहीं, क्योंकि दूसरी इंटरस्टेलर चीज जो 2019 में मिली वो सौर मंडल में पहले से ही पाए गए छोटे पिंडों से मिलती जुलती है। ये ओमुआमुआ को और अजीब बनाती है। ये भी साफ नहीं कि फिर ऐसी चीज का सामना करने की गुंजाइश कितनी है। इस तरह के वेंचर से उम्मीद के मुताबिक मिलने वाला साइंटिफिक रिटर्न इसे एक अचूक अवसर बनाता है। ये सच है, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमें इसके बजाय उनमें से कुछ का पृथ्वी के नजदीक दिखने तक इंतजार करना चाहिए? ये वक्त और आर्थिक रूप से बिल्कुल सही होगा। और अगर उनमें से कोई भी नहीं दिखा तो चट्टान के टुकड़े के बारे में कुछ खास न सोचकर हम लाखों पैसे बचा लेंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।